रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से खतूत का ज़माना है। अब कोट लखपत से शाहमूद कुरैशी ने एक ख़त जड़ दिया है और हुकूमत पंजाब की लहदे की है। ख़त के अंदर लिखा गया कि किस तरह तख्ते लाहौर के नीचे है अब मुल्तान की किस्मत और मुल्तान तबाहाल है। आपने मोटरवे को तोड़ दिया, 25 मील की या किलोमीटर की झील वहाँ पर बन गई, लाखों लोग मुतासर हुए, हज़ारों लोग जो हैं वो मुसीबत का शिकार हुए आपकी नाअहली की वजह से। ये भी बताया कि रिलीफ कैंप आपने बंद कर दिए हैं, मामलात बड़े संगीन हैं। तो शाहमूद कुरैशी साहब ने जो ख़त लिखा है ज़ाहिर है उसके ऊपर अब पंजाब के अंदर से जवाब भी आएगा। इसके अलावा भी हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सैलाबी सियासत है इसके अंदर तुंदी क्यों नज़र आ रही है। अज़मा बुखारी साहिबा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर इत्तलात नशरियात पंजाब की, इनके मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था। पीपल्स पार्टी को कह रही है कि आपने सूबा सिंध को एक कदीम ज़माने की जगह बना दिया है, उनकी तरफ से जवाब भी आ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे इनसे कि ये इतने बेपता के अंदर इस किस्म की लड़ाइयाँ क्यों चल रही हैं। उनका शुक्रिया, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको बता दें कि मामला सिर्फ ये नहीं है। हम आपको अमेरिका भी लेके जाएंगे, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से आपको खबरें लेके देंगे। जयशंकर की मार्को रूबियो के साथ मुलाकात है। हिंदुस्तान और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अहम हैं, लेकिन इसमें खट्टा मीठा बहुत हो रहा है। एक तरफ वीज़ों की पाबंदी होती है, उनको जो एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, चाहबार में इन्वेस्टमेंट की उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, टैरिफ लगा दिए जाते हैं, दूसरी तरफ से मुबारकबादी के पैगाम भी दिए जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, गेटी हमें वहाँ से ज्वाइन करेंगे, गेटी आरा साफ़ी वाशिंगटन से, कि वहाँ पर हालात क्या हैं। वज़ीर आज़म अपने एक डेलीगेशन के साथ न्यूयॉर्क में 80वां जनरल असम्बली का सेशन है, बड़ा अहम सेशन है, तारीख़ी सेशन है। फ़लस्तीन की रियासत को पहली मरतबा मगरबी ममालिक की तरफ से वो सपोर्ट मिल रही है जिसकी उनको हमेशा से तलाश थी, लेकिन बदकिस्मती से फ़लस्तीनी रियासत की जो ज़मीन है वो इसराइल के कब्ज़े में है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बड़ा एक धांसू किस्म का और धमाका खेज़ किस्म का इजलास है। हमें वहाँ से बता रही होंगी सुमेरा खान के वज़ीर आज़म की इसके अलावा भी क्या मसरूफियात हैं। सोना पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगा है दुनिया भर की तरह, लेकिन जब हम देखते हैं कि सोने का कारोबार करने वाले कितने टैक्स देते हैं तो लगता है कि सोना उनके लिए मुफ्त है। हमारे पास मौजूद होंगे मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। पीआर की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप ज़रा बताएं तो सही कि आप के पास सोना कितना है, डॉक्यूमेंट करें, टैक्स आप कितना देते हैं। तो उनकी तरफ से हड़ताल की और सख्त किस्म के रद्द-ए-अमल की खबरें हमारे पास आ रही हैं, तो ये भी बात करेंगे। अज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो वाक़तन ये शाहमूद कुरैशी साहब का जो ख़त है इस पर जो खबर है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मोटरवे के अंदर शगाफ और उसके बाद जो वाक़ई हालात बने वो तो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। ये मैंने 2-3 जगह से और भी सुना है। मैं जानना चाहूँगा कि ये पहले जब पता था कि इतना पानी इकट्ठा हो गया है तो अगर कंट्रोल्ड शगाफ देते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ये फ़ैसला क्यों नहीं किया आपकी हुकूमत ने बर वक्त? तलत साहब, और आपने बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि जो सैलाबी सियासत है अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर हर बंदा जो है वो अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। पहला तो सवाल ये है कि जो सारे सैलाबी सियासत कर रहे हैं इनका ख़ुद का रोल क्या है पूरी इस सैलाब की हालत में? इनमें से किसी को आपने कोई रेस्क्यू, कोई रिलीफ का काम करते हुए देखा है? आप चले कुरैशी साहब तो जेल में हैं जिन भी मामलात की वजह से, उनकी पूरी फैमिली जो है वो सियासत में है और वो जो है वो पिछले कई सालों से, दिहाइयों से वो मुल्तान के जो है वो तख्तो ताज के मालिक हैं। सवाल ये है कि उन्होंने क्या किया मुल्तान के लिए, और वो सिर्फ जो है वो बैठ के अंदर जो है वो बयानात जड़ रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब का मैंने वीडियो देखा, वो शायद मुल्क से बाहर है। जो उनकी बेटी हैं वो किसी न किसी टीवी चैनल पे आपको ज़रूर नज़र आ जाती हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई वो जो आज मुल्तान का दुख रो रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं, जो कि बुजुर्ग हैं, मैं उनको झूठा नहीं कहना चाहती। नहीं, गलत बयानी क्या किया? अफसोस की बात मुझे बताया गलत बयानी क्या किया जरा हमें। मैं आ रही हूँ जी, मैं आ रही हूँ, मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ। पहले तो जो आपने जो है ना ये 3.5 साल ये वज़ीर ख़ारजा भी थे उस पार्टी के जिसने 100 दिन के अंदर जो है वो नया सूबा बनाना था, और ये हर वक्त तख्ते लाहौर और जो है वो जनूबी पंजाब का नारा लगाना,
ये इन्होंने मजाक बना लिया है। और लेकिन ये है कि जब ग्राउंड पे कुछ काम करने की बारी आती है तब कोई भी आपको नजर नहीं आता। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने जरूर रखना चाहती हूँ। जो सवाल आपका था मोटरवे के हवाले से कि शगाफ डालने की बात है, अब अगर इनको जेल में बैठ के पता नहीं चला तो कम से कम किसी से पूछ ही लेते। जब ये शगाफ डाला गया उससे पहले 2 रेले जो इंडिया की तरफ से हैं वो आ चुके थे, उसके मुताबिक ये मैनेजमेंट जो है वो की गई। तीसरा रेला बगैर किसी टाइम के, बगैर किसी चीज़ के जो है वो दोबारा भेजा गया। अब मुझे ये बताइए कि उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद खड़े होते, सारी फैमिली लेके पानी रोक सकते थे तो रोक के देख लेते। ये अजीबो गरीब बात है। ये इंतज़ामिया से ज़्यादा ये फिक्र किसी को हो सकती है। और मैं कुछ फिगर्स आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। इस वक्त जो विलेज अफेक्टेड है 163 है जी ज़िला मुल्तान के अंदर, जिसके अंदर 3 लाख से ज़्यादा की आबादी इफेक्टेड है और लाइफ स्टॉक जो है वो 3,27,000 समथिंग है जो इससे इफेक्ट हुआ। इस वक्त मुल्तान के अंदर 25 मेन कैंपसेस हैं जी जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से पूरी 4 तहसीलों के अंदर, और उसके साथ 20 सब कैंपसेस भी लगाए जाते हैं एज पर नीड, जहां पर पता चलता है कि लोग जो है वो उनको खाना नहीं पहुंच रहा या लोग जो है उनको मदद की ज़रूरत है, फौरी तौर पर वहाँ पर सब कैंपसेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो बोट्स पे था वो 32 पॉइंट से मुख्तलिफ आपका बहुत आदाद शुमार आई अंडरस्टैंड, बट लेकिन आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया कि पानी तो आ गया, पानी जो है वो मिसाइल की तरह जो है 2 सेकंड में तो नहीं आता, तो ये आपकी प्लानिंग क्या थी? ये पानी ने मोटरवे क्यों तोड़ा? आपने खुद उसको जगह फराहम क्यों नहीं किया? असल इशू ये है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने जैसे कहा कि जो 2 रेले पहले आए थे उसके मुताबिक पूरी मैनेजमेंट जो है वो पूरी की गई थी। और पानी जो जब अपना रास्ता देखते, देखिए जब बहुत सारा पानी आ रहा है तो उसने फिर अपनी जगह लेनी है, उसको जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ जाएगा। जलालपुर शहर जो है वो 3 दफ़ा जो है वो स्टेक पे आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर पीरवाला को शहर जो है उसको फिर भी बचा लिया गया। उसके ऊपर उसके अंदर जो है वो पानी नहीं जाने दिया गया। अब मोटरवे के ऊपर जो पानी पीछे से 3 रेले इकट्ठे होके जब आए हैं मोटरवे की तरफ, तो ज़ाहिर ला महाला मोटरवे को वहाँ से टूटना था, लेकिन मोटरवे जिन्होंने बनाई वो इंशाल्लाह इसको दोबारा रीबिल्ट भी कर लेंगे। अभी भी पानी जो सतलुज का पानी है वो अभी भी उसका एक प्रेशर मौजूद है और अभी पानी जो है वो कम होना शुरू ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी पानी को जो है वो जगह चाहिए। पानी जो है वो आगे आगे बढ़ के जहाँ पर उसको जगह मिलती है पानी को शगाफ जो मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि 2 जो पहले रेले आए थे उसके मुताबिक जो शगाफ बनाया गया था, तीसरा रेला जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। और जब वो तीनों रेले, ये अंडरस्टैंडिंग थी और ये यकीनन तवक्को भी थी कि ये 2 रेले जो है वो गुजर जाएंगे तो पीछे से अगर तीसरा कोई आएगा भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि पानी बहुत ज़्यादा था और पानी को आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिली तो वो पानी भी वहाँ मौजूद था और पीछे से जो रेला आया उसने यकीनन मोटरवे को जो है वो किया। लेकिन मेरी गुजारिश है कि हमारे 62 जो पुल है, एक मिनट 62 पुल जो है पूरे सैलाब में पंजाब में मुतासर हुए थे। और आपकी इत्तला के लिए कि विदिन 15 डेज 40 के करीब पुल जो है उनको रीबिल्ड कर दिया गया था, उनको दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। और ये जो मोटरवे है इसको भी इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसको भी आपका साउथ जो है आपका साउथ 68,000 एक मिनट तला साहब एक गुजारिश करने दें। 68,000 लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स के अंदर मौजूद हैं मुल्तान के, जिनको 3 टाइम का खाना, प्रॉपर केयर, मेडिकल केयर, उनके लाइफ स्टॉक का पूरा इंतजाम करके 68,000 मेहमान है अभी भी हमारे पास। नहीं, मेहमान नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। कैंप खत्म हो गए, बिल्कुल गलत बात है। आपकी जिम्मेदारी है और वो भी आप ज़ाहिर अवाम के लिए, अवाम के पैसे से उनकी खिदमत कर रहे हैं ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप हुकूमत के अंदर हैं, अगर आपने नहीं करना तो शाह महमूद कुरैशी के बेटे या बेटियों से तो आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो कर सकती है, लेकिन उनका काम नहीं है। वो आप पर तनकीद बेजा हो सकती है आपकी नजर में नहीं, लेकिन दलाल साहब उनका ये काम है, नहीं उनका ये काम है कि वो गलत बयानी करें, उनका ये काम है कि वो सैलाब के ऊपर सियासत करें, उनका ये काम नहीं है कि वो अपने लेवल के ऊपर जो कर सकते हैं वो क्या करें। जेल के अंदर बैठ के क्या करें? जेल से वो कागज की किश्तियां बना के भेजें, उनको क्या करें वो?
नहीं, वो उनकी यहाँ पे सारा वो है ना, उनकी औलाद भी मौजूद है, उनकी सियासत, उनका घर बार मौजूद है। कोई रिलीफ कैंप ही लगा चले किसी को कोई राशन ही पहुंचा लेते, किसी को कोई रेस्क्यू रिलीफ के लिए गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट ही कर लेते। नहीं कर सकते। शर्जील मेमन जो है वो बैठ के खतबाजी कर रहे हैं। शर्जील मेमन जो है, ये लोग आपके साथ मौजूद हैं, ये आपकी हुकूमत के साथ मिलकर चल रहे हैं। आजकल आपको जरूरत नहीं है जब से वो सीट्स का फैसला आया, लेकिन ये आपके साथ रहे। ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब में सैलाब पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चलेगा कि तबाही इससे कम हो सकती थी। ना तजुर्बाकारी की वजह से पंजाब में सैलाब से तबाही का दायरा वसी हुआ। अगर अच्छी मनसूबा की बंदी की जाती तो इतनी तबाही से बचा जा सकता था। आपका जवाब है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध और कराची को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया। नून लीग तअस्सुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मतलब शर्जील मेमन भी यही बात कर रहे हैं और आपका जवाब भी मुंह तोड़ किस्म का है, लेकिन ये काउंटर एक्विजिशन में आ जाता है ना, तो वो भी क्यों ये इशू उठा रहे हैं फिर? देखिए, मुझे तो मैं समझती हूँ कि शर्जील मेमन साहब से जो बड़ी अथॉरिटी है वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, या वो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। उन दोनों के स्टेटमेंट ज़रा निकाल के देखिए कि उन्होंने पंजाब की और चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो सैलाब के अंदर मैनेजमेंट है उसको किस तरह से जो है वो सेकंड किया है। अब शर्जील मेमन साहब के ऊपर क्या प्रेशर है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और उनको भी जो है वो तड़का लगाना है इस सैलाबी सियासत के अंदर। तो बातें तो हमारे पास भी बहुत सी करने वाली हैं। अभी मुझे ये जो दूसरों को नातजुर्बाकार कहते हैं, 15 साल से बिला शिरकत गैर सिंध के मालिक हैं। मुझे बताएं सिंध के क्या हालात हैं। और सिंध के अंदर जो पिछला सैलाब आया था, जिसमें आज भी लोग अभी भी जो है उसके अंदर लावारिस पड़े हुए, पूरी बैरूनी इमदाद आते हुए, अब हम पे प्रेशर किया है, बैरूनी इमदाद क्यों नहीं मांगते? हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम अपने रिसोर्सेज से अपने लोगों को बसा लेंगे। अब ये कोई लड़ाई वाली बात है? बिस्क के जरिए पैसे दें, मतलब ये आप बताएंगे हमें कि हमने पंजाब के अंदर मैनेजमेंट कैसे करनी है? आप अपना सिंध देखें ना। आपको पंजाब की जितनी फिक्र है, इतनी फिक्र आप सिंध और कराची की कर लें। इनके लोग याद है आपको, जब बहुत बारिश हुई थी तो उन्होंने कहा बारिश बंद हो लेंगे ना। हमारे जरा देखें तो सही, वजीरों ने जो है मजदूरों की तरह काम किया है। चीफ मिनिस्टर जो है वो मजदूरों की तरह काम कर रही है दिन रात। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर वो खुद जाकर खुद लोगों के साथ मिल नहीं रही, लोगों की जो है वो इमदादी सरगर्मियां कैसी हो रही है उनको देख नहीं रही, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश नहीं करी। ये बाहर बैठ के ये सिर्फ जो है वो सियासी बयान दे रहे हैं। वो एक्चुअली गुस्सा जो मुझे इनसे चली है वो ये है कि जो पीर पगाड़ा साहब के जो बेटे हैं, मेरे ख्याल राशिद साहब उनका नाम है, उनका भी कल एक वीडियो बयान आया। उन्होंने कहा कि बहुत मेहनती वजीर आला है पंजाब के अंदर, और जिस मेहनत से वो काम कर रही है लगेगा भी नहीं 3 महीने के अंदर के वहां से सैलाब का गुजर भी हुआ था। अब इस बात का अगर शर्जील मेमन साहब को गुस्सा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो ग्लोबली इंडोर्स प्रोग्राम है, जिसके ऊपर आप हर बजट के अंदर एलोकेशन करती हैं, जिसके नीचे पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है लोगों को पैसे दिलवाने का, ये वैसे आप क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे? मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे क्या मंतक है? नहीं, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, मेरा पहला सवाल ये है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सर्वे हुआ था बहुत अरसा पहले, बाय द वे उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आज भी मौजूद हैं। उसको दोबारा होना चाहिए और जल्द अज जल्द करना चाहिए। अब उसके अंदर बिस्प के अपने जो है वो बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज जो है उनको इमदाद जाती है। अब ये जो सारे लोग इफेक्ट हुए हैं, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज नहीं है। इनको इस प्रोग्राम के तहत रकूम दी कैसे जा सकती हैं? हमारा सर्वे जो है वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट होना है, जो शुरू हो चुका है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिलीफ पैकेज का ऐलान भी कर दिया है, जिसके अंदर जो पक्के घर गिरे हैं उनके लिए 10 लाख रुपया, जो कच्चे घर हैं उनके लिए 5 लाख रुपया, जो गाय भैंस जो है उसके लिए जो जिसकी उसको नुकसान हुआ है उसके लिए 5 लाख रुपया, और जो छोटे जानवर है उसके लिए 50,000 रुपया, और हर जो काश्तकार है उसके लिए 20,000 पर एकड़ का चीफ मिनिस्टर साहब ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। अब मुझे बताएं, ये बिस्प के बेनिफिशरीज नहीं है, कौन से कानून के तहत बेनिफिशरीज जो नहीं है बिस्प पे उनको पैसे दिए जा सकते हैं? और हम बनाएंगे ना, अब हमें सिंध तो नहीं बताएगा कि हमने पैसे जो है वो मैकेनिज्म, हम तो बैरूनी इमदाद भी नहीं ले रहे। चीफ मिनिस्टर कह रही है मैं अपने रिसोर्सेज से दूंगी, तो ये हमें डिक्टेट करने वाले तो कोई नहीं होते ना। बिल्कुल। आखिर में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप रिलीफ कैसे अनाउंस कर सकती हैं जब आपने असेसमेंट ही नहीं की कि कितना डैमेज हुआ है? नहीं, असेसमेंट्स मौजूद है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट्स मौजूद है। अब असेसमेंट ये हो रही है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। हमारे पास कितने घर गिरे हैं उसका भी फिगर मौजूद है, कितने कच्चे घर गिरे हैं, कितने जानवरों का नुकसान हुआ है उस मौजूद है। अब सर्वे इस चीज़ का हो रहा है
कि किस किस का कितना नुकसान हुआ है। यानी ABCD जो लोग हैं, A का पूरा घर गिरा है, B का कितना घर पार्शल गिरा है, पूरा गिरा है, C की जो है वो कोई गाय जो है वो बह गई है या उसकी कोई बकरी चोरी हुई है या वो, सो ये सर्वे हो रहा है। जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो सारी मेरे पास मौजूद है। कितने पक्के घर गिरे थे, कितने कच्चे घर गिरे हैं, कितने मवेशियों का नुकसान हुआ है, ये सब हमारे पास मौजूद है। हम कोई वो आसारे कदीमा की हुकूमत नहीं है, सिस्टमेटिक हुकूमत है और हमारे पास हर चीज़ को 24 घंटे ये हुकूमत काम करती है और उसके पास अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अज़मा बुखारी हमसे बात कर रही थी। हम चाहेंगे कि अब इसी मामले को एक सुनहरा रंग दें और आपको बताएं कि जो पाकिस्तान के सोने के डीलर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं और एतराज़ कर रहे हैं उन नोटिस के हवाले से जिनके अंदर उनसे अब ये डिमांड की जा रही है कि उनके टैक्स के मामलात सीधा करने का वक्त आ गया है। मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। ऑल वेल जी। अरशद साहब, आपके ज्वेलर्स कितना टैक्स देते हैं साल का? सर ये तो सवाल ऐसा कि मतलब पूरा सेक्टर ही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पता है कि हम जो सेक्टर, हमारा सेक्टर जो टैक्स पे कर रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सेक्टर से ज्यादा है। तो है कितना? फिगर तो मैं नहीं बता सकता आपको और ना मेरे इल्म में है फिगर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो है तमाम ज्वेलर भी टैक्स पेयर हैं इनकम टैक्स में। अच्छा, पिछली मरता 36,000 2022 की एक रिपोर्ट है, थोड़ी सी पुरानी है, उसके अंदर तो हमें बताया गया था कि तकरीबन 36,000 ज्वेलर्स हैं लेकिन सिर्फ 54 ज्वेलर्स बाकायदगी से टैक्स देते हैं। इस तरह कंडीशन गवर्नमेंट ने जो है मतलब एसोसिएशन को भी किया, उसके बाद हमने भी बहुत मेहनत, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत अच्छे फिगर पे मौजूद हैं और मजीद कोशिशें जारी है कि जो लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए उनको भी हम रजिस्टर्ड करें। लेकिन रजिस्टर्ड कराने में हमें दुश्वारी होती है कि वो लोग हमसे सवाल करते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वहाँ पे सवाल करते हैं कि सर हम तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अभी 20-30 टैक्स पेयर है, फिर भी हमें नोटिस इशू किए जाते हैं, इसका हमें जवाब नहीं मिलता। और प्लस ये कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें मराहत नहीं मिलती। आज हमारा SRO 706 जो सस्पेंड पड़ा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट रुकी हुई है, तो भाई उसको भी खोले ना, एक्सपोर्ट खोले ताकि ये रेवेन्यू कलेक्ट हो, एक्सपोर्ट बढ़े हमारे मुल्क की। अच्छा, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि तकरीबन सोने का जो मार्केट का हजम है 2.2 खरब रुपए है, लेकिन सिर्फ 29 अरब रुपए FBR के पास डिक्लेयर्ड हैं। यानी जो ज्वेलर्स के बारे में उमूमन ख्याल ये किया जाता है कि उनका जो कोर एसेट है, एक तो सोना और दूसरा सोने के गिर्द जो ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत हद तक अनडिक्लेयर्ड है। ये डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे अवेलेबल है कि कितना सोना आ रहा है, कितना जा रहा है? देखिए तलत भाई, तमाम चीजें आपकी बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि इसके लिए एक सिस्टम बिगड़ा हुआ है 70-75 साल का। इसको समेटने में, इसको बेहतर करने में, इसको डिजिटलाइज करने के अंदर टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। एकदम तो तमाम चीजें सही नहीं हो जाएंगी। हमने कैंप तक के लगाए FBR के लिए कि जी हम अपने लोगों को रजिस्टर करें, हम सड़कों पर भी बैठे, हमने और रजिस्ट्रेशन कराई भी ज्वेलर्स की। अब कुछ ज्वेलर्स ऐसे कि सिर्फ नाम का उन्होंने बोर्ड तो लगाया हुआ ज्वेलर्स का, लेकिन उनकी दुकान के अंदर 10 ग्राम सोना नहीं है, वो सिर्फ कैटलॉग्स के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको कैसे हम मतलब मजबूर कर सकते हैं? जिनका ना बैंक अकाउंट है, ना कोई स्टेटमेंट है, उनको हम कैसे कह सकते हैं? फिर भी हम कोशिश भरपूर कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेक्टर को जो है डिजिटलाइज भी करें और रजिस्टर भी कर रहे हैं। ये कौन सी दुकान है जिसके अंदर 22 तोले सोना भी नहीं है? मुझे जरा बताएं तो सही। सर बहुत सारी दुकानें हैं, औरंगी टाउन, कोरंगी हो गया, हमारा गुलबहार के इलाके में छोटी छोटी दुकानें लेके ज्वेलर्स के नाम लगा के बैठे हुए लोग जो कैटलॉग्स पे ऑर्डर ले रहे हैं। आप सर्वे करें, मैं आपको खुद सर्वे कराने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तो मार्केट्स में घूमा, मैंने मार्केट में घूमा, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, पिंडी की, इस्लामाबाद की, वहां पर हर जगह के वो सब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, BDNSB में भी रजिस्टर्ड है वो सब। तो आप तो उनकी बात करो जो छोटी छोटी मार्केटों में। तो अभी आपके एहतजाज में बुनियादी मुतालबा क्या चाहते हैं? FBR क्या करें? सर हमारे साथ बैठ के मशावरत करें ना, पॉलिसीज बनाते हुए हमें बुलाएं, हमें दिखाएं, हमारे सेक्टर के अकाबरीन को बुलाएं, फिर बैठ के पॉलिसीज बनाएं। और सबसे बड़ा मुतालबा ये, अगर इस मुल्क में इस सेक्टर को तरक्की देनी है, इस सेक्टर के लोगों को अपना पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि जितना हम सब पाकिस्तानी है उतने ही मुहिब वतन पाकिस्तानी सुनार भी है। आप एक्सपोर्ट खोलें, एक्सपोर्ट SRO को सस्पेंड किया हुआ है आपने, उसको बंद किया हुआ है, ताकि हम
रेवेन्यू कलेक्ट करके ला सके। आज 20-25 लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं 2500 लोग एक्सपोर्ट करें। आलमी मंडी में हमारी गोल्ड की डिमांड्स हैं, उस तरफ कोई नहीं सोच रहा कि यार ये भी एक रास्ता है रेवेन्यू आने का, मुल्क में माशी तरक्की करने का एक सबब बन सकता है। और अगर आपके मुतालबात पूरे ना हुए तो क्या करेंगे आप? कोशिश ही कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे तो ये होगा कि अपने कारोबार को समेट के बंद करके चले जाएंगे घर। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हम चाहेंगे कि सारे कारोबार चलते रहें, लेकिन सारे टैक्स भी दें। बड़े अहम और कीमती पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आप सुनहरे पाकिस्तानी हैं। देखते हैं कि एफबीआर कैसे डील करता है इन मामलात को। हमारा प्रोग्राम जारी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद। आइए नाज़रीन, हम आपको अब अमेरिका लिए चलते हैं, जहां पर वाशिंगटन की भी बात करेंगे और न्यूयॉर्क की भी बात करेंगे। वाशिंगटन में हमें गेती आरा सीनियर सहाफ़ी ज्वाइन कर रही हैं, और इसके बाद न्यूयॉर्क से हमें सुमेरा खान जो खुसूसी नुमाइंदा हैं समा टीवी की, और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सेशन कवर करने के लिए गई हुई हैं, वो हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रही होंगी। लेकिन गेती को हम खुशामदीद कहते हैं। गेती, अक़वाम मुत्तहिदा की तो हम बात कर लेंगे, 80वां इजलास है तफसील के साथ, लेकिन अभी ये जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात हुई है। मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस है, आप तो बहुत अरसे से वाशिंगटन में मुकीम हैं, अमेरिका में घूमती हैं, आपने देखा होगा कि कितना उसकी उठान देखी। अब ये मसलन वीज़े का जो एक इशू सामने आया है, पता चला कि 73-74% इंडियंस जो है इस वीज़े से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, और अब उन्होंने उसकी $1 लाख वन टाइम फ़ी कर दी है। तो ज़रा आप इन ताल्लुकात को कैरेक्टराइज़ कैसे करते हैं? गालम गलोच भी है, पाबंदियाँ भी हैं, टैरिफ भी है, एक दूसरे को मोहब्बत के पैगाम भी भेजते हैं, मुबारकबादी भी देते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अच्छा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की सियासत को देखें तो उनका एक खासा है कि वो एक बड़ा मिक्स किस्म का प्लेटर आपको पेश करते हैं। कभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी के क्लोज हैं, कभी लगता है कि नहीं बहुत सख्त हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से कुछ अरसे से वो काफ़ी सख्त ही उनका स्टांस चल रहा है। अब जब क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल वोटर बेस है जहाँ से वो आए हैं, उनके साथ ज़ाहिर है वो कुछ वादे करके आए थे, और उन वादों में से एक जो है वो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स जिससे ये काम शुरू हुआ था, जो कि अभी भी जारी है, उनको अमेरिका से निकालना था। लेकिन उस वक्त भी बहुत से लोग ये कहते थे कि जो इंडियन स्पेशली जो स्किल्ड वर्कर्स आते हैं यहाँ पे H1B वीज़ा, जिस पे 71%, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो है उसमें हिस्सा इंडियंस का है, और तकरीबन 5 लाख लोग हैं इस वक्त जो इस वीज़े पे इस वक्त मौजूद हैं, और उसके बाद चाइनीज़ हैं और फिर फिलिपिनो। तो लोगों का ये कहना था कि टेक इंडस्ट्री में स्पेशली जो लोग आ रहे हैं वो इतने हाई स्किल्ड नहीं हैं, लेकिन वो आ जाते हैं मनूवर करके और इसका मिसयूज़ करके इस प्रोग्राम का किसी ना किसी तरीके से। बहुत से फ्रॉड्स भी पकड़े गए, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। लेकिन लोगों का ख्याल था कि वो इसको जो मसाइल हैं इसके वो वीड आउट करेंगे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने पूरा स्लैश कर दिया, और अब आपके सामने है जो सूरत हाल है वो काफ़ी परेशान कुन है। आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया ने फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की थी। आमतौर पर वो इतनी जल्दी उनकी गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स नहीं जारी करती, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये भी सीन देखे गए हैं कि लोग एयरपोर्ट्स पे हैं, लोग एयरक्राफ्ट के अंदर थे, जब उनको पता लगा है कि ये वीज़ा जो है उसकी जो है रिन्यूअल पे तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म की भी आंच आ सकती है, तो वो दरवाजे खुलवा के वापस निकले हैं सैन फ्रांसिस्को वगैरह में कि आप हमें जाने दें, हम वापस इंडिया नहीं जा, और वो विजिट पे जा रहे थे शायद और मुल्कों में। और बाहर यहाँ पे भी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने ये जो हैं वो मेमो निकाले कि आप बेहतर है कि अमेरिका के अंदर ही रहें, क्योंकि रिन्यूअल फीस जो है वो $100,000 नहीं हुई, लेकिन यह है कि अगर वो दोबारा वापस आएंगे तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से इंडिया के लिए कोई भी अच्छी खबर अभी नहीं आती। हालांकि बिल्कुल आपने कहा, अभी ये जो है कल ही जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर उनसे मार्को रूबियो मिले हैं, और लेकिन उससे आप देख लें कि कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इट्स इन प्लेस। जो बड़ा एक फाइन या आप कुछ भी कह लें, जो उसकी फी बढ़ा दी गई है, वो अब उनको देनी ही पड़ेगी जो भी कंपनीज उनको लाती हैं, और ये बड़ी कंपनीज। अच्छा, इसमें आपने यूएनजी का आपने जिक्र किया, और ये बताया कि काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से तो मनफियत है, टैरिफ के हवाले से वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन
दैट इज़ आल्सो इन प्लेस। चाबहार पर जो उनको एग्जेम्पशंस मिली थी वो भी उन्होंने रिमूव कर दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाज़ मामलात के ऊपर उनकी पॉलिसी बड़ी इकट्ठी नज़र आती है, क्योंकि अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सेशन है और फ़लस्तीन इज़ द टॉप मोस्ट इशू। तो क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि हिंदुस्तान जो है इसकी फ़लस्तीन के हवाले से पॉलिसी, किसी ने पॉइंट आउट किया कि हमने सबसे पहले उनके राइट्स को रिकग्नाइज़ किया, लेकिन अब हमारी पॉलिसी जो है वो शेमफुल है। हिंदुस्तान वाले अपनी पॉलिसी के बारे में कह रहे हैं और इसराइल परस्ती जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। तो कम से कम इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से UNGA समिट के पस मंज़र में तो अमेरिका और हिंदुस्तान एक ही तरफ खड़े नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। माजी में इंडिया की पॉलिसी इससे बहुत मुख्तलिफ रही है, आपने जैसे बताया। और ये पिछले कोई 15-20 सालों के अंदर जो है ये बहुत तेज़ी के साथ प्रो इसराइल एक सेंटिमेंट जो है डेवलप भी किया गया और उसे प्रमोट भी किया गया। और वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ वजूहात हैं यहाँ के मुकाबले में कि वहाँ क्यों मकबूलियत है इसराइल की इतनी ज़्यादा। वो ये समझते हैं कि एक तरह से उनको कोई डेटरेंस हासिल होती है पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनकी किसी ना किसी किस्म की इमदाद करता रहे। और आपको याद भी होगा जब पाकिस्तान और इंडिया की ये वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी, तो जो सबसे खुल के जिसने इनका साथ दिया था इंडिया का, वो इसराइल था। तो उनको ये लगता है कि ये एक ऐसा एसेट उनके लिए साबित हो सकता है जो उनको जो मिलिट्री वाइज भी उनको सपोर्ट कर सकता है, इंटेलिजेंस भी उनको सपोर्ट कर सकती है। और क्योंकि एक वो हिंदुत्वा एक बिल्कुल एक माइंडसेट बहुत ज्यादा एक जड़ पकड़ी हुई है उसने। और वो आप अगर देखें तो इसराइली हुकूमत का जो माइंडसेट है उसके साथ बहुत मुताबिकत खाती है। तो वो तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनके साथ खड़े हुए हैं, जबकि अमेरिका के साथ जो उनके साथ खड़े होने की वजूहत बहुत पुरानी भी हैं और जाहिर है उससे मुख्तलिफ भी हैं। लेकिन एट द एंड ये आपको इस वक्त एक ही पेज पे नजर आएंगे इसराइल के हवाले से। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसराइल के हवाले से एक पेज पर है, लेकिन दूसरे पेज जो है उसके में बड़ा तलातम है और कभी इधर फिसलते हैं कभी उधर फिसलते हैं। और आपने सही कहा कि ट्रंप की पॉलिसी अब मिक्स प्लेटर है। अगरचे हिंदुस्तान का ख्याल था कि उनको एक ही डिश मिलेगी और वो डिश ट्रंप ने बड़ी मोहब्बत से पकाई होगी। देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। हम गेती आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, हम आपको न्यूयॉर्क लिए चलते हैं। इसी हल्ले में सुमैरा खान वहाँ पर मौजूद हैं और नुमाइंदा खुसूसी समा TV हमें वहाँ से ज्वाइन कर रही हैं। सुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तलत साहब। बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें बताएं कि अब अगले 2-4 दिनों में क्या बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। लोग ये जानना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के मामलात, सैलाब, अंदरूनी दहशतगर्दी को छोड़ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं। तो ज़रा बताइएगा कि इसकी अहमियत क्या है। बहुत शुक्रिया तलत साहब। सबसे पहली चीज़ तो आज दफ्तर खारजा की जानिब से जारी की गई। आपने देखा होगा कि वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, कल के टाइम जोन का क्योंकि डिफरेंस है थोड़ा सा, नाज़रीन को समझ नहीं आएगा, मगर अब से लगभग 18 घंटे पहले वो न्यूयॉर्क पहुंचे थे। और उस दौरान भी उन्होंने इस हवाले से बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स की हैं जो कि लो प्रोफाइल रही हैं, मगर वो रीजन के हिसाब से थी। और उसका सबूत फिर आज ये है कि आज सुबह जो उनकी सबसे पहली ऑफिशियल एंगेजमेंट थी वो UN के उनके परमानेंट मिशन टू कतर थी। वो UN के परमानेंट मिशन कतर गए हैं, जो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने UN प्लाजा 1 पे है। और वहां जाकर उन लोगों ने सबसे पहले खित्ते में और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन की है। फिर उन्होंने वज़राए खारजा की इस समिट के अंदर रिप्रेजेंटेशन की है, जिसका स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले जारी हुआ है। मगर आने वाले दिनों में वजीर आज़म की स्पीच बहुत अहम है और हम उसके अंदर जो चीदा चीदा नुकात मैं आपको ज़राए से बता सकती हूँ, उसमें कश्मीर तो होगा ही, मगर फ़लस्तीन टॉप ऑफ द एजेंडा होगा। और फ़लस्तीन टॉप ऑफ द एजेंडा रखने का मकसद ये है कि इजराइल ने इस खित्ते के अंदर जो खुल्लम खुल्ला एक पैगाम दिया है कतर पर अटैक करके, और फिर उसके बाद इसी UN मिशन में बैठ के उनके एनवॉयज ने पाकिस्तान को भी एक धमकी दी, जिसके ऊपर बाद में जाहिर उन्होंने अपने अल्फाज पर माजरत भी की, क्योंकि हमारे सफीर मुस्तकिल सफीर जो है, मंदूब जो है पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया उसका, इजरायली जो उनके काउंटर पार्ट हैं UN मिशन के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें किसी बड़ी हैपनिंग की पेश गोई हैं। वजीर आज़म आ जाएंगे, उनका एक राउंड ऑफ डायलॉग होगा अपने मिनिस्टर्स के साथ भी। कोई 5-6 मिनिस्टर्स जो तगड़े तगड़े मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, दे आर अराइविंग विद द प्राइम मिनिस्टर। अब से कुछ देर में वो न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे अपने खुसूसी जहाज से लंदन में, और लंदन से, और उसमें वजीर इत्तलात, वजीर दिफा, फाइनेंस मिनिस्टर और चंद लोग जो उनके साथ मजीद हैं।
कहा यही जा रहा है कि वजीर आजम, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीछे हट गए हैं। GS शंकर आएंगे क्योंकि जो पहले रोस्टर ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट था उसके अंदर नरेंद्र मोदी का नाम था, मगर अब पता चल रहा है कि उसको हटाकर GS शंकर का नाम डाल दिया गया है। आपने सही कहा कि पाकिस्तान एक हैवी हिटर्स का जो डेलीगेशन है वो लेके गया वो, लेकिन ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के डेलीगेशन या वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से नहीं है। जो बड़ी हाइप भी बनी हुई है वो ये है कि अब फ़लस्तीन की रियासत को रिकग्नाइज़ करने का मामला है। बरतानिया ने किया, फ्रांस ने किया, दूसरे ममालिक की फहरिस्त है। आज मैं देख रहा था कि स्टेटमेंट्स आई हैं कि जी अब अमेरिका को भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन अमेरिका की तरफ से तो ये बयान है कि जी ये तो खामखा नुमाइशी मामलात हैं और नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनेगी। तो आपको जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर सेंटिमेंट क्या नज़र आता है कि वाकईतन एक हाइप डेवलप होगी, तस्वीरें खींचेंगी, स्टेटमेंट्स होंगी, रिकग्निशन होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से चेंज नहीं होगी? देखिए ग्राउंड रियलिटीज में मैं जो आपको बता सकती हूँ, 3 दिन मैंने UN मिशन की जो इमारत है उसके आसपास का जायजा लिया है। मैं क्योंकि वहाँ मैं जाती रही हूँ, हमारे एक्रेडिशन कार्ड्स वहीं से मिलते हैं। वहाँ पर आपको जानकर हैरत भी होगी और खुशी भी होगी कि इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीन भी वहाँ पर बहुत सारे मुजाहरे हो रहे हैं और देयर आर स्पेसिफिकली डिजाइंड ह्यूज व्हीकल्स जिनको न्यूयॉर्क की सड़कों पर फिराया जा रहा है और उसमें अगेंस्ट इजराइल जो है वो स्लोगन लिखे हैं और प्रो पैलेस्टीनियन लिखे हैं। मगर जो सबसे अहम चीज होने वाली है, ये बहुत अरसे के बाद ये डेवलपमेंट जो है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन विच प्रेसिडेंट ट्रंप इज गोइंग टू मीट हेड्स ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। अब आप जानते हैं ये वो लोग जो डिप्लोमेसी को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं, बहुत अरसे के बाद अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मिल रहे हैं मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ जिसके अंदर वजीर आजम शामिल हैं, और मैं ये भी बताती चलूं कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद यही बायलेटरल मीटिंग ली जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, मगर नहीं, ये एक अलग मीटिंग है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की बायलेटरल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से होती है तो वो व्हाइट हाउस में होगी। ये मुस्लिम स्टेट्स के हेड के साथ जो मीटिंग हो रही है ये न्यूयॉर्क में हो रही है, क्योंकि 23 यानी कल वो अपना डिलीवर करेंगे लेक्चर, यानी पहला जो उनका खिताब है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का है जो ऑर्डर ऑफ द हाउस होता है UN में, और उसी रात को वो तमाम सरबराहाने ममलिकत के लिए एक बैंक्वेट होस्ट करते हैं। न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा फेमस होटल है, वहां पर हमारे वजीर आजम भी वायदे वहीं पर रुके हुए। तो ये तमाम तर उसके बाद वो इनके साथ एक अलग बड़ी डेवलपमेंट्स हम आपको ज़हमत देते रहेंगे सुमेरा, आपको ज़हमत देते रहेंगे, बट द टाइम इज़ अप फॉर दिस। लेकिन आपने बड़ी अहम बात बताई कि ये जो कल मुस्लिम हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ ट्रंप का इंटरेक्शन है, अब देखते हैं कि इंटरेक्शन में होता क्या है। कि डोनाल्ड ट्रंप जो मीटिंग सेट करता है, ख्याल तो यही किया जाता है कि उसमें से कोई अच्छा ही निकलेगा, लेकिन बसा औकात हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप उन मीटिंग्स को इस्तेमाल करता है लोगों की तज़हीक के लिए, तज़लील के लिए, फिंगर पॉइंटिंग के लिए। देखते हैं कि कल जो मीटिंग होगी उसमें क्या कहते हैं, फिर अपनी स्पीच के अंदर क्या कहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा और गैर मामूली इजलास है, गैर मामूली डेवलपमेंट्स और गैर मामूली हालात के पस मंज़र में। आपका बहुत शुक्रिया सुमेरा। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।